हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ जे चैलेंजेस। तो आज हम बात करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स की। बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर कुछ शानदार चुनिंदा क्वेश्चंस फॉर योर जे एडवांस प्रिपरेशन। ठीक है, तो आर यू गाइस रेडी? तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन निकाल के तैयार हो जाइए। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए। ठीक है, देखिए अब इन क्वेश्चंस के लिए बायोमोलिक्यूल्स में क्योंकि आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं, तो आई होप कि आपको वो सारी सारी इन्फॉर्मेशन याद होगी। जहाँ नहीं होगी वहां पर याद कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द स्ट्रक्चर्स 1 through 4 इज मिथाइल डी गैलेक्टोपाइरानोसाइड? ठीक है, आपके सामने ये 4 स्ट्रक्चर दिए गए हैं और ये डी गैलेक्टोज का यहाँ पर फिशर प्रोजेक्शन भी दिया गया। तो आपको बताना भैया कौन सा इसमें मिथाइल डी गैलेक्टोपाइरानोसाइड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आई थिंक मैक्सिमम 1 मिनट या 1.5 मिनट का क्वेश्चन है ये। अगर आपके फंडामेंटल थोड़े से ज़्यादा सही नहीं है तो 2 मिनट से ऊपर आपको नहीं लगना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 2 मिनट। ओके, चलिए स्टार्ट करिए जल्दी से। लेट्स सी। अब इस क्वेश्चन में तो अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो इसको स्टार्ट करें सॉल्व करना। देखिए अब सबसे पहले थोड़े फंडामेंटल्स को विजिट कर लेते हैं, क्योंकि अब पहला डाउट बच्चे के दिमाग में क्या आता है, सर ये जो मिथाइल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मिथाइल कहाँ पे आएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट, ये पायरेनोसाइड से आपको पता ही कि सर पायरन तब यूज करते हैं वर्ड जब आपके पास एक 6 मेंबर्ड रिंग होता है। सर सारे के सारे 6 मेंबर्ड रिंग है, तो पायरेनोसाइड तो सारे के सारे हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है कि सर ये जो OH की ओरिएंटेशन है ये कैसे रहेंगी, तो इसके अकॉर्डिंग सर कैसे डिसाइड करें कौन सा OH नीचे आता है कौन सा ऊपर आएगा, कैसे, क्या इसको रटना ही पड़ेगा या इसका कोई लॉजिक भी है। ठीक है, लॉजिक से उसको सॉल्व करते हैं। ओके चलो, तो सबसे पहले लेट्स सी कि हमारे पास जैसे गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर है। अभी मैं मिथाइल वाले पार्ट की बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल गैलेक्टोज की अगर हम बात करें तो गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर आपका कैसा रहता है, ये रहता है ना, मतलब पहला OH आपका राइट में है, ठीक है, नंबर 2 कार्बन पे, अगले 2 आपके लेफ्ट में, फिर नेक्स्ट वन आपका राइट में है। तो पहला OH आपका राइट में आ जाएगा, नेक्स्ट वन OH आपका लेफ्ट में है, अगला वाला भी आपका लेफ्ट में है, देन राइट साइड। तो लाइक दिस हमारे पास गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर आता है। सबसे नीचे आ गया आपके पास CH2OH। फाइन। अब देखो इसको जब आप कन्वर्ट करते हैं एक 6 मेंबर रिंग में, तो अब उसको मैं नॉर्मल चेयर फॉर्म में नहीं ड्रॉ करता, नॉर्मल रिंग में ड्रॉ करता हूं मैं इसको हेक्सागन टाइप अरेंजमेंट में। ये आ गया। ठीक है, अब आपको पता है ये CHO के साथ ये वाला जो ऑक्सीजन है ये आपका रिंग क्लोज करता है। ठीक है, अब हमारे पास दिस इज गिवन डी गैलेक्टोज। तो बच्चों अगर ये डी गैलेक्टोज है तो सबसे पहली बात देखिए ये आपका नंबर 1 कार्बन आ जाएगा। ठीक है, दिस इज योर 1, देन दिस इज 2, 3, 4 एंड 5। ओके, तो 1 वाले कार्बन को ये आपका 1 आ जाएगा, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6। तो 1 वाला आपका 5 से कनेक्ट हो रहा है, तो 5 वाले के ऊपर CH2OH है। अब ये 5 वाले पे एक बॉन्ड ऊपर बनेगा एक बॉन्ड नीचे बनेगा, तो क्या आप बता सकते हैं कि सर CH2OH ऊपर लिखें या नीचे लिखें? एंड क्या सर हमेशा ही ऊपर लिखा जाता है CH2OH या कभी कभी नीचे भी लिखते हैं? तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपके पास डी शुगर है तो उसमें CH2OH इज रिटन अप, और अगर आपके पास L शुगर होगी, L शुगर में CH2OH विल बी रिटन डाउन। तो क्योंकि हमारे पास डी गैलेक्टोज है, कैपिटल डी, तो इसलिए CH2OH को ऊपर लिखा जाएगा। अगर L होता तो उसको यहां पे हम नीचे लिखते। तो 5th पॉइंट पे क्लियर हो गया। ठीक है, अब 4th पे, सर 4th पे जो OH है इसका क्या रिलेशन है इसके साथ? अब एक और आपको पॉइंट बताता हूं। इस फिशर प्रोजेक्शन में जो भी लेफ्ट में ग्रुप लगे होते हैं, ठीक है, लेफ्ट वाला जो भी ग्रुप होगा वो आपका जाएगा अप, और जो ग्रुप आपके राइट साइड में लगे होंगे वो जाएंगे नीचे, डाउन। ठीक है, तो अपलिफ्ट से आप याद रख सकते हो, अपलिफ्ट अप लेफ्ट, मतलब लेफ्ट वाला अप रहेगा। अब देखो ये 4th वाले पे जो लेफ्ट है, लेफ्ट वाला अप रहेगा, तो मतलब 4 वाले पे जो OH आएगा OH आपका अप होगा, और 3 वाले पे भी लेफ्ट है तो 3 वाले पे भी अप होगा, ये आपका ये आ गया। और 2 वाले पे अगर आप देखोगे वो राइट साइड में, तो राइट वाला आपका डाउन है।
और 1 पे बात करें अगर हम, अब 1 पे OH आपका नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब यहां से इसके साथ हेमी एसिटल फॉर्मेशन होती है, तो हेमी एसिटल फॉर्मेशन में क्या होता है, अटैक फ्रंट और बैक दोनों से हो सकता है। तो OH नीचे भी आ सकता था ऊपर भी आ सकता था, उनको कहते हैं हम एनोमर्स, है ना, अल्फा और बीटा। तो अभी हम ये स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि ये अल्फा एनोमर है या बीटा एनोमर है। तो चलिए अगर हम अल्फा ले लें तो CH2OH और ये वाला जो OH है ये अगर ऑपोजिट साइड में है, ट्रांस है, तो ये अल्फा एनोमर होगा। तो ये मैं इसका अल्फा एनोमर ड्रॉ कर रहा हूं, राइट। तो यहां तक की कहानी तो समझ आ गई कैसे ड्रॉ किया इसको। अब इसी को, अब इसमें क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। हाँ, अब देखिए नेक्स्ट, अच्छा ये वहां चला गया। देखो अब यहां मैंने लिखा है मिथाइल डी गैलेक्टोपायरेनोसाइड। तो मिथाइल का मतलब क्या था कि गैलेक्टोस को इन्होंने हेमी एसिटल से एसिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इस कार्बन पे हमारे यहां पर जो हेमी एसिटल फॉर्मेशन होती थी, अब देखो इन्होंने क्या लिखा है, यहां पे मिथाइल लगा दिया साथ में। ठीक है, तो ये OMe क्यों बनाया, यहां पर भी OMe है, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी, क्योंकि जो हेमी एसिटल वाला OH ग्रुप होता है उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो इस पूरे स्ट्रक्चर में देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ OH। ठीक है, मतलब मल्टीपल OH है, यहां पर भी OH है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो क्या लगता है आपको कि सारे के सारे जो OH हैं उनकी रिएक्टिविटी, डू यू थिंक इट इज सेम, किसी भी OH पे अटैक हो जाएगा या किसी एक पर्टिकुलर OH की रिएक्टिविटी ज्यादा है? तो आप याद कर लीजिए यहां पर OH आपके दो टाइप के हैं। ठीक है, एक आपका हेमी एसिटल वाला OH है और बाकी आपके रेगुलर OH है। ठीक है, जो हेमी एसिटल वाला OH होता है ना, ये वाला, राइट। हेमी एसिटल क्या होता है, जब एक ही कार्बन पे OH और OR, अब देखिए इस कार्बन पे OH लगा हुआ है और वहां पे OR ग्रुप लगा हुआ है, तो दिस इज योर नंबर 1 इज योर हेमी एसिटल कार्बन। ठीक है, तो हेमी एसिटल वाला जो OH है दिस इज मोर रिएक्टिव। तो इसको अगर आप एक और अल्कोहल के मॉलिक्यूल से ट्रीट करते हैं, जैसे इसको अगर मैं CH3OH से ट्रीट करूं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये हेमी एसिटल से एसिटल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये OH का बन जाएगा OR। ठीक है, और तब बन जाएगा ये एसिटल। तो ये कहानी थी, जिन्होंने मिथाइल लिखा था दैट मीन्स कि वो उसने ऑलरेडी उसको एसिटल में कन्वर्ट किया जा चुका है। तो वो और कहीं OR मत कर देना, यहीं पे होगा वो। ठीक है, अगर आपने एक ही जगह करना है तो आपका एसिटल फॉर्मेशन यहीं पे होगी। हाँ, बाकी जगह भी OH का OR किया जा सकता था अगर आप अल्कलाइन मीडियम में उसका CH3I के साथ रिएक्शन करवा देते हैं, तो फिर वो SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हो जाएगा। पर अगर आप नॉर्मल अल्कोहल को, ठीक है, इसको अगर आप अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं ROH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव, तो दिस OH विल बी कन्वर्टेड इनटू OR। सिंपल। ओके, तो ये वाली कहानी समझ आ गई। तो सर ये 6 मेंबर रिंग तो समझ आ गया कैसे करना था, बट सर अगर चेयर फॉर्म में दिया हो तो चेयर फॉर्म में क्या रहेगा? चेयर फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है, सेम, कोई दिक्कत नहीं है, सेम जो अप है वो अप ही रहेंगे, जो डाउन है वो डाउन ही रहेंगे। ठीक है, तो चेयर फॉर्म में ड्रॉ करके देख लें इसको। चलिए, तो अगर इसकी हम चेयर फॉर्म लेते हैं जैसे इन्होंने ड्रॉ की है वैसे ही हम भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये वाला आपका नंबर 1 कार्बन आ गया। अब 1 वाले पे या 5 वाले पे देख लेते हैं। 5 वाले पे इक्वेटोरियल और ये एक्सियल, तो इक्वेटोरियल अप है। यहाँ जो CH2OH था वो अप पोजीशन पे आपको रखना है। ठीक है, अब वो अप कौन सा था ये मैटर नहीं करता। तो अप जो पोजीशन है, अब वो आपकी इक्वेटोरियल हो तो वो अप है, एक्सियल हो तो भी अप है। ठीक है, नेक्स्ट वाली पोजीशन पे क्या था? नेक्स्ट वाली पोजीशन पे जो आपका OH था वो भी किस डायरेक्शन में था? दैट वाज आल्सो व्हाट, अप था ना। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट वाला भी अप था, अगला भी अप है, फिर उसके बाद डाउन है। तो 2 और मतलब 1 और 2 पे आपके डाउन लगाए हमने। 1 की तो चलो इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो अल्फा एनोमर है, बीटा एनोमर है, वो उस पर डिपेंड करेगा। पर 2 पे आपका डाउन है, 3 और 4 आपके अप है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये आपका 5 पोजीशन आ गई और ये 4 है। अब यहाँ पे एक्सियल अप है, इक्वेटोरियल डाउन है, तो कोई बात नहीं, एक्सियल अप ले लेते हैं। डाउन वाले पे आपका H आ जाएगा। अगला वाला, ठीक है, ये 4 है, ये 3 पोजीशन। 3 वाले पे आपका इक्वेटोरियल अप होता है और एक्सियल आपका डाउन होता है। देन 2 वाले पे, अब 2 वाले पे ये आपका एक्सियल आ गया और ये आपका इक्वेटोरियल आ गया। अब यहाँ पे आपका OH डाउन है और 1 वाले पे अगर हम देखें तो 1 पे आप कुछ भी कर लो, वो मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है।
ठीक है, आप चाहे OH अप लिख लो, डाउन लिख लो, दैट इज टोटली अप टू यू, कैसा आपको बनाना है। ठीक है, तो अब समझ आ गया, ये आपका अल्टीमेट स्ट्रक्चर होगा। अब यहां OH की जगह हम OR कर देंगे, दैट्स इट, दैट विल बी योर आंसर। तो इसके अकॉर्डिंग बताइए कौन सा स्ट्रक्चर यहां पर आपको लग रहा है बिल्कुल सही है। ठीक है, पहले वाले में देखो क्या किया है, ये OH अप है, डाउन है, सही है, पहला वाला बिल्कुल सही है। सेकंड वाला अगर हम देखें तो OH CH2OH पर इन्होंने ये वाला डाउन कर दिया, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वाले में इन्होंने क्या कर दिया, OMe, नेक्स्ट वाला डाउन है, फिर ये वाला डाउन कर दिया, ये वाला भी डाउन कर दिया, दोनों ही डाउन कर दिए, तो ये वाला भी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट वाले में इन्होंने देखो OMe वाले पे ही CH2OH लगा दिया, जो हेमी एसिटल था उसी के ऊपर CH2OH ग्रुप लगा दिया है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये भी आपका गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, राइट। तो क्वेश्चन टफ नहीं था, कोई ऐसा लंबा क्वेश्चन भी नहीं था, पर द पॉइंट इज कि हमें सारी चीजें समझनी थी। तो क्या क्या चीजें हमने समझी, ये D शुगर है तो CH2OH ऊपर लगता है, L शुगर है तो CH2OH नीचे लगता है, और अपलिफ्ट मतलब जो लेफ्ट ग्रुप है वो अप जाएगा, राइट ग्रुप आपका डाउन जाएगा जब भी आप उसको रिंग में कन्वर्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इन्वर्ट शुगर एंड व्हाई इज इट सो नेम्ड। इन्वर्ट शुगर वेरी बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये। अब आप सबको पता ही है कि सर जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस पे सर हमें इक्विमोलर मिक्सचर मिलता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का, राइट। ठीक है, और इसका कितना होता है आपका एंगल, इसका होता है +52.4 ले लो, चलो ऑलमोस्ट 52 ले लो, और इसका आपका आता है -92 के आसपास। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू है। अब सुक्रोज का जब आपने देखा तो सुक्रोज आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, पर प्रोडक्ट में 1 मोल ग्लूकोज बना, 1 मोल फ्रक्टोज बना। अब ग्लूकोज की आपकी जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो +52 और फ्रक्टोज की -92 है, तो ज्यादा डोमिनेटिंग कौन सा हुआ, फ्रक्टोज हुआ। मतलब ओवरऑल जो मिक्सचर है वो आपका लीवो रोटेटरी हो जाएगा। तो रिएक्टेंट आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, पर आपका प्रोडक्ट जो है वो लीवो रोटेटरी बन चुका है। तो ये जो इन्वर्जन हुआ है यहाँ पे डेक्स्ट्रो से लीवो में, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर। तो दिस मिक्सचर इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर, राइट। तो द शुगर मिक्सचर फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज फ्रक्टोज इज आइसोमराइज्ड टू ग्लूकोज, ऐसा कुछ भी नहीं होता। The sugar mixture from hydrolysis of sucrose, the optical rotation changes from plus to minus. Yes, hydrolysis of sucrose हुआ, reactant आपका dextro था, और product आपका overall levo है, that is true. The sugar mixture from hydrolysis of starch, नहीं starch वाला नहीं है, the sugar mixture from hydrolysis of starch, glucose is isomerized, ये भी नहीं है। This was a very simple question, मेरे हिसाब से सारे बच्चों ने solve कर ही लिया होगा। Next question, which of the following compound is a beta aldopentafuranose? ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे इसको। तो चलिए 1 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और ध्यान से क्वेश्चन की डिटेल्स में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। बस ध्यान से अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया, वहीं आपका क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। ओके, चलिए स्टार्ट करें। तो चलिए इसकी डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए पहली बात, बीटा एल्डोपेंटाफ्यूरानोज। अब ये आपको क्या क्या बता रहा है, बीटा अपने आप में क्या बता रहा है, ये बीटा एनोमर की बात कर रहा है। ठीक है, चलो इसको मैं लिख के कर लेता हूं। अच्छा हमारे पास खाली स्लाइड नहीं है, चलो कोई बात नहीं। तो बीटा बता रहा है ये बीटा एनोमर है। बीटा एनोमर का मतलब CH2OH, और जो OH है वो आपके सिस में होंगे। ठीक है, और दूसरी बात एल्डो मतलब अल्डिहाइड ग्रुप से बनाइए, एल्डोस था ओरिजिनली, और पेंटा का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल में 5 कार्बन है। फ्यूरानोस 5 मेंबर रिंग है, तो रिंग तो सारे सारे 5 मेंबर्ड ही हैं, तो फ्यूरानोस तो सही है। पेंटा 5 कार्बन से ज्यादा नहीं होने चाहिए पूरे मॉलिक्यूल में। यहां पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो बॉस ये तो पहले आपका आउट हो गया। लेकिन देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, इसको देख सकते हैं। अगले वाले में 1 2 3 4 4 कार्बन है इसमें, तो 4 कार्बन वाला आउट हो गया। अगले वाले में 1 2 3 4 5 5, ठीक है, इसको देख सकते हैं। तो मतलब हमें सेकंड और फोर्थ स्ट्रक्चर को ही देखना है। अब बीटा, राइट, देखो अब जो आपका ये वाला पोजीशन है, इस पे OH भी है, OR भी और CH2OH भी है। ऐसा कभी होता है हेमीएसिटल वाले कार्बन पे, मतलब OR भी है, OH भी और CH2OH भी है? नहीं, ऐसा नहीं होता ना यार। ये CH2OH यहां नहीं आता, इसकी पोजीशन उन्होंने गलत यहां पर बना दी है। ये आपका हेमीएसिटल हो गया, इस पे जो OH है, और दूसरी तरफ ऑक्सीजन के दूसरी तरफ ये जो आपका कार्बन था 1 2 3 4,
इस पे जो CH2OH है, देखिए ये भी अप है, ये भी अप है, ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों सिस ओरिएंटेशन में है, तो दैट मीन्स इट इज अ बीटा एनोमर। हाँ, ये वाला OH नीचे होता तो ये अल्फा एनोमर होते, पर हमें बीटा बोला हुआ था, राइट? तो सिर्फ ओरिएंटेशन देख के हमें पता लग गया कि यस दिस इज द आंसर, तो फोर्थ वन इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। डन, क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एसिड कैटलाइज रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज विद बेंजाल्डिहाइड प्रोड्यूसेस 4,6-O benzylidene derivative. Reduction with NaBH4 followed by excess of HiO4 cleavage and acid hydrolysis yields C4H8O4 tetrose and benzaldehyde. What is the configuration of this tetrose? ये प्यारा क्वेश्चन है, इसमें आपको 2 से 4 मिनट लग सकते हैं, तो आराम से सॉल्व करिए इसको एंड पॉज करके वीडियो और फिर देखते हैं, ठीक है? स्टार्ट करें? तो चलो आप भी सॉल्व करना स्टार्ट करते रहो और मैं भी साथ साथ में करता हूँ, देखते हैं कि पैटर्न हमारा क्या रहता है, आप बिल्कुल सही सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कहाँ आप गलती करते हैं वहां पे आप देख लीजिएगा। चलिए, तो एसिड कैटलाइज रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज विद बेंजाल्डिहाइड, ठीक है, yield produces 4,6-O बेंजाइलिडीन। पहले तो यही समझना पड़ेगा कि यहां पर क्या हो रहा है। तो डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं सबसे पहले हमारे पास, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर था हमारे पास। सेकंड कार्बन आपका, सेकंड OH आपका लेफ्ट में है, बाकी तीनों आपके राइट में है। तो सेकंड आपका लेफ्ट में है, बाकी तीनों आपके राइट साइड में है। ठीक है, तो दिस इज योर डी ग्लूकोज। अब इसका जब आप PHCHO के साथ रिएक्शन करवा रहे हो अल्डिहाइड के साथ, तो क्या होगा? अब इन्होंने हिंट दिया हुआ है 4,6-O बेंजाइलिडीन। देखो ये 4 पोजीशन जो है और 6 पोजीशन जो है, 1 2 3 4 5 6, बेटे ये 4 और 6 पे जो 2 OH लगे हुए ना, ये इनके साथ एक कार्बोनिल, अब आप तो एक कार्बोनिल और 2 अल्कोहल आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? एसिटल बनाते हैं। यस, तो ये 4th वाला OH और ये 6 वाला जो OH है, ये इस PHCHO से रिएक्ट करके एसिटल यहां पर बनाएंगे। तो ये जो एसिटल बनेगा, इट विल बी लाइक, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो 4th वाला जो कार्बन है और 6th वाला जो है, CH2O से आगे डायरेक्टली PHCHO के साथ वाटर निकल जाएगा बीच में से, और ये एसिटल फॉर्मेशन 4 और 6 पोजीशन के बीच में होगी। तो दैट इज योर 4,6-O बेंजाइलिडीन डेरिवेटिव। अब इसकी रिडक्शन कर रहे हैं आप NaBH4 के साथ फॉलोड बाय क्लीवेज विद HiO4। तो इसकी अब अगर मैं NaBH4 के साथ रिडक्शन करवाता हूं तो क्या होगा? ये CHO जो दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू CH2OH। ठीक है, ये बना लेते हैं यहां पे हम CH2OH एंड ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है? HiO4 के साथ इसका करना है क्लीवेज। बेटा HiO4 से जब आप रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है एग्जैक्टली? जो आपके पास क्या होता है, एडजेसेंट पे OH ग्रुप लगे होते हैं ना, 1,2 डायोल्स होते हैं। ठीक है, विसिनल डायोल्स होते हैं। देखिए OH है, बगल वाले पे OH है, फिर बगल वाले पे फिर से OH है, तो इनके बीच के बॉन्ड जो वो टूटेंगे। तो पहले तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा। अब इस और इस दोनों कार्बन पे OH नहीं है क्योंकि यहाँ पर एसिटल फॉर्मेशन हो गई है, तो इसके आगे के बॉन्ड नहीं टूटेंगे। अब ये वाला जो बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर क्या आएगा? एक तरफ ये वाला एक बॉन्ड टूटा है, एक बॉन्ड का नुकसान हुआ, तो अब इस कार्बन का इधर एक और OH बनेगा। एक कार्बन पे 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, तो उसमें से वाटर निकल जाएगा। तो ये जो CH2OH है इसका बचेगा HCHO, राइट? देन ये सेकंड वाला जो कार्बन है, इसका इधर से बॉन्ड टूटा, इधर से भी टूटा, 2 बॉन्ड टूटे हैं, तो उसकी जगह 2 नए बॉन्ड बनेंगे। इधर भी OH लगेगा, इधर भी OH लगेगा, इधर OH ऑलरेडी है, 3 OH उसके ऊपर है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और COOH बचेगा। तो इस वाले पार्ट का बन जाएगा HCOOH, राइट? और ये वाला जो पार्ट है, इस पे ऊपर की तरफ OH लगेगा, 2 OH, तो वाटर निकल जाएगा, तो यहां पर आएगा CHO। मतलब अब चेन ये 1 2 3 4 ये 4 कार्बन की बची, पहले वाले पे बन गया अब यहाँ पे CHO, फिर अब क्योंकि हाइड्रोलाइज बोल रहा है ना वो,
HiO4 क्लीवेज एंड एसिड हाइड्रोलिसिस। तो एसिड हाइड्रोलिसिस में यहां पर वापस से OH बन जाएगा, यहां वापस से OH बन जाएगा। तो अगर हम इसका नेक्स्ट पेज पे जाके देखें कि यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो विल हैव CHO, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या था, CHO के बाद इधर को OH, फिर अगला फिर OH भी राइट साइड में, और लास्ट में आपका CH2OH बना। तो यहां पर OH राइट साइड में है, ये वाला OH आपका राइट साइड में है। तो ये आपका टेट्रोस आ गया। इस टेट्रोस पे आपको कन्फिग्रेशन बतानी है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 4 कार्बन है, और ये 2 आपके कायरल सेंटर है। इन दोनों कायरल सेंटर पे आपको कन्फिग्रेशन बतानी है, ठीक है। अब देखो अगर हम सेकंड कार्बन की बात करें, सेकंड वाले की, सेकंड वाले कार्बन पे जो जंक्शन है, देखो इस तरफ ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़ा है, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर H। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ये वाला। तो ये हाईएस्ट प्रायोरिटी 1। उसके बाद नीचे कार्बन है, ऊपर भी कार्बन है। ये कार्बन आगे ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये कार्बन आगे डबल बॉन्ड O से जुड़ा है। डबल बॉन्ड O का मतलब 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ हैं, ऐसा मान लो आप, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज्यादा आएगी। तो ऊपर वाला ग्रुप सेकंड प्रायोरिटी पे रहेगा, नीचे वाला थर्ड प्रायोरिटी पे आएगा, और H आपका लास्ट में रहेगा। तो RS नेमिंग के लिए 1 से 2, 2 से 3, तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ये। तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो क्या होगा, S। और क्योंकि लीस्ट प्रायोरिटी आपका हॉरिजॉन्टल है, तो S को कन्वर्ट कर देंगे हम R में। तो मतलब यहां पर जो आपकी कन्फिग्रेशन है वो आपकी R है। अब वैसे 3 वाले पॉइंट पे देख लीजिए। 3 वाले पॉइंट पे अगर हम देखें, डायरेक्टली O से जुड़ा है, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी आ जाएगी। ऊपर कार्बन है, ठीक है, नीचे भी कार्बन है। वो कार्बन आगे एक ऑक्सीजन और एक कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन आगे एक ऑक्सीजन और कुछ भी नहीं है। मतलब ऊपर वाले की प्रायोरिटी ज़्यादा रही, तो यहाँ पर भी यही रहेगा 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 ये आपका S, और S से R, क्योंकि लीस्ट प्रायोरिटी आपका हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पर भी आपका R कन्फिग्रेशन। तो 2R 3R। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 2S 3S, 2R 3S और 2R 3R, ठीक है। प्यारा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, तो आई होप समझ आ गया होगा। डन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट शो म्यूटा रोटेशन। तो इनमें से चारों में से, बंधुओं में से कौन सा है जो म्यूटा रोटेशन शो नहीं करेगा। सॉल्व करें। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मात्र 30 सेकंड का समय लगना चाहिए, उससे ज्यादा का समय आपको नहीं लगना चाहिए, ठीक है। म्यूटा रोटेशन पता है ना, म्यूटा रोटेशन में क्या होता है, जिनको नहीं पता उनको फिर से याद दिला देता हूं मैं। जैसे आप ग्लूकोज की बात करते हैं, ग्लूकोज आप ओपन चेन स्ट्रक्चर लेते हो, एसाइक्लिक फॉर्म। एसाइक्लिक फॉर्म अपने साइक्लिक फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाती है, राइट, और वो आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो जो ग्लूकोज आपका डी ग्लूकोज, वो आपका अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, इन दोनों में कन्वर्ट होगा साइक्लिक फॉर्म्स में, और ये तीनों आपस में इक्विलिब्रियम में रहेंगे। अल्फा डी ग्लूकोज 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर, बीटा डी ग्लूकोज 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर, और एसाइक्लिक ओपन चेन ग्लूकोज, ये तीनों आपस में इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। तो अगर आप इन तीनों में से किसी एक को लो, अल्फा डी ग्लूकोज लो, उसको डाल दीजिए आप, ठीक है, सॉल्यूशन में रख दीजिए उसको। वो धीरे धीरे, थोड़ी देर आप देखोगे, थोड़ी देर बाद के सॉल्यूशन में बीटा डी ग्लूकोज भी आ गया है और एसाइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज भी आ चुकी है। मतलब फिर से वो तीनों कंपोनेंट जनरेट कर देगा, ओके। अगर मैं सिर्फ बीटा डी ग्लूकोज ही रखूं तो वो भी थोड़ी देर बाद तीनों कंपोनेंट जनरेट कर देगा। अगर मैं एसाइक्लिक फॉर्म रखूं तो वो भी तीनों जनरेट कर देगा। तो ये तीनों आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो किसी भी एक कंपोनेंट को अगर आप लेते हैं तो वो इवेंचुअली तीनों कंपोनेंट जनरेट कर देता है सॉल्यूशन में, मिक्सचर में। दिस इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन, और ये पॉसिबल है ड्यू टू हेमी एसिटल। हेमी एसिटल अगर वहां पर है तो म्यूटा रोटेशन हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। तो देखिए पहला मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोसाइड है, मिथाइल। तो इसका मतलब क्या हो गया, पहला वाला जो आपका स्ट्रक्चर है ये आपका क्या हुआ, दिस इज, ठीक है, ग्लूकोपायरेनोसाइड मतलब ग्लूकोज से ये बना है। और अल्फा है, अल्फा का मतलब यहां पर जो आपका OH है, और ये जो आपका CH2OH है ये आपका ट्रांस में है, ऑपोजिट साइड में है। और डी है, डी का मतलब CH2OH आपका ऊपर है, ठीक है। अब इसके बाद जो बाकी बनते हैं वो कैसे बनते हैं, ग्लूकोज में आपको पता ही है, ठीक है। ग्लूकोज में ये कौन सा कार्बन है, देखो, दिस इज फिफ्थ, दिस इज फोर्थ। तो 2 3 4 5, तो 5 वाला तो हमने चलो बना लिया, ठीक है, 5 वाला तो गया ये O। फोर्थ वाला आपका राइट साइड में, राइट इज डाउन, तो फोर्थ वाला इज डाउन, ठीक है। थर्ड वाला इज लेफ्ट, लेफ्ट वाला अपलिफ्ट, अप लेफ्ट, ठीक है। तो ये वाला आपका अप आ गया। अगला वाला राइट, राइट मीन्स डाउन। तो
ग्लूकोज में तो बड़ा आसान है याद रखना, CH2OH ऊपर, फिर अगला OH नीचे, फिर अगला OH ऊपर, फिर अगला OH नीचे, तो ये तो बड़ा ही आसान है। ये आपका नॉर्मल आपका ग्लूकोज का ग्लूकोपायरेनोसाइड वाला स्ट्रक्चर था। अब अगर इसमें मिथाइल आपने वर्ड लगा दिया है तो मिथाइल का मतलब वो कि यहां पर ये OH नहीं है, ये एसिटल बन चुका है और ये OCH3 बन चुका है। तो मतलब अब ये वाला जो कार्बन है ये हेमी एसिटल नहीं रहा, नाउ दिस इज एसिटल। अब क्योंकि ये एसिटल बन चुका है तो ये अब म्यूटा रोटेशन नहीं कर पाएगा, तो नो म्यूटा रोटेशन फॉर दिस पर्टिकुलर कंपाउंड। फाइन। अब अगर हम अल्फा डी ग्लूको पायरेनोस की बात करें, उसमें हेमी एसिटल ही रहेगा, वहां पर OH ही रहेगा, ये म्यूटा रोटेशन करेगा। ठीक है, बीटा डी ग्लूकोपायरेनोस वो भी करेगा, फिर अल्फा बीटा में सिर्फ इसका फ्लिपिंग का डिफरेंस है कि OH नीचे रखना है ऊपर रखना है, उसका डिफरेंस है। तो इसके पास भी हेमी एसिटल है, C के पास भी है और D के पास भी है, दे ऑल कंटेन हेमी एसिटल ग्रुप। तो हेमी एसिटल ग्रुप का होना इज द रिक्वायरमेंट कि वो म्यूटा रोटेशन दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। तो पहला वाला स्ट्रक्चर म्यूटा रोटेशन नहीं दे पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ थाइमीन। वेरी इजी, राइट। चलिए जल्दी सॉल्व करिए इसको, तब तक थोड़ा सा हाइड्रेशन कर लेते हैं। तो यहां पे याद है आपको, दो तरह के बेस होते हैं हमारे पास, एक मोनोसाइक्लिक और एक बाइसाइक्लिक। मोनोसाइक्लिक पिरिमिडीन्स एंड बाइसाइक्लिक प्यूरिन्स, याद करने पड़ेंगे स्ट्रक्चर। 500 के 500 जो बेस है हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक बेस, उनके स्ट्रक्चर्स आपको याद होने ही चाहिए, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए तो पहला वाला जो स्ट्रक्चर है, पहली बात हमारे पास बेस कितने टाइप के हैं? बेस हमारे पास एक तो है आपका मोनोसाइक्लिक पिरिमिडीन्स और दूसरा आपके पास बाइसाइक्लिक प्यूरिन्स। ठीक है, तो ये जो मोनोसाइक्लिक पिरिमिडीन्स हैं ये कौन कौन से हैं? यूरिसिल, थाइमीन एंड सिस्टीन। ठीक है, एंड प्यूरिन्स में क्या आ जाएगा आपके पास? एडिनिन एंड ग्वानिन। राइट। अब थाइमीन में ऑब्वियसली बात है बाइसाइक्लिक नहीं है, और इस तरह का भैया डीऑक्सीराइबो शुगर वाला पार्ट है ये, तो ये तो डेफिनेटली नहीं है। हाँ, अब इन दोनों में आपको ध्यान रखना है कि थाइमीन में क्या होता है, थाइमीन में एक मिथाइल ग्रुप होता है, यहाँ मिथाइल ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो दैट्स द डिफरेंस। और ये वाला आपका, तो ये सिंपल इतनी छोटी छोटी सी डिटेल्स है कि ये याद रखना कि कौन सा आपका मोनोसाइक्लिक और कौन सा आपका बाइसाइक्लिक है, एंड पर्टिकुलरली कि थाइमीन में आपके पास यहाँ पे CH3 ग्रुप होता है और आपका यूरेसिल में आपका CH3 ग्रुप वहां पे नहीं होता है। नेक्स्ट वन, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ एडिनिन। अभी अभी बताया आपको एडिनिन आपका क्या होता है, बाइसाइक्लिक होता है। ये वाला स्ट्रक्चर आपका आउट हो गया, ये वाला स्ट्रक्चर आपका आउट हो गया। अब एडिनिन और ग्वानिन में क्या याद रखना है? देखिए एडिनिन में आपका एक NH2 है और ग्वानिन में आपका एक कार्बोनिल है और एक NH2 है। ठीक है, तो दिस इज ग्वानिन। इसमें बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, दिस इज ऑल मेमोरी बेस्ड, बट ये चीजें याद करना जरूरी है क्योंकि इनके ऊपर एक नया डिटेल्ड क्वेश्चन डिजाइन कभी भी किया जा सकता है। तो अगर आपको स्ट्रक्चर ही पता नहीं होगा तो आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर पाना मतलब बिल्कुल खाली हो जाओगे वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड। व्हाट आर न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड? ठीक है, क्या होते हैं? तो हमने पढ़ा है कि न्यूक्लिक एसिड्स कंटेन ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, प्रोटीन्स बनाने हैं नए, वो सारी सारी इंफॉर्मेशन आपके किस में होती है? न्यूक्लिक एसिड्स में होती है। और न्यूक्लिक एसिड आपने पढ़ा जैसे DNA और RNA, राइट। तो न्यूक्लिक एसिड आपका किससे बना होता है? न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर है, उस पॉलीमर के मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड। ओके, और न्यूक्लियोटाइड में क्या पार्ट होते हैं? एक जो आपका न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड के 3 हिस्से होते हैं, एक आपका बेस हेट्रोसाइक्लिक बेस, एक आपका शुगर पार्ट एंड एक आपका फॉस्फेट यूनिट। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड आपका इन 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, बेस, शुगर और फॉस्फेट यूनिट। अब ये बेस और शुगर मिलके जो बनाते हैं दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड।
इन दोनों के कॉम्बिनेशन को कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो मतलब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट तो होगा ही नहीं, तो जैसे यहां पर फॉस्फेट वाला पार्ट दिया, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यहां पर ठीक है, ये बेस आ गया, ये आपका शुगर वाला पार्ट आ गया, यहां सिर्फ बेस है, ये भी नहीं होगा। यहां पर बेस है, अब बेस भी कौन सा है, देखो बेस यहां मेंशन किया गया एडेनिन, तो एडेनिन एक बाइसाइक्लिक रिंग है, दिस इज एडेनिन, दैट इज नॉट एडेनिन, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स जिनके मोनोमर है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बनता है बेस, शुगर और फॉस्फेट से, और बेस और शुगर को ज्वाइंटली कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। डन, सॉल्व, आसान क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट वन, शोन बिलो आर द 5 रिप्रेजेंटेशन, 5 नहीं अभी ये 4 ही हैं, 4 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द molecule alanine. Which one best represent the structure of alanine in the bloodstream, which is a buffer solution of about pH is equal to 7.4. The pK values of for alanine are 2.3 उसके कार्बोक्सिल ग्रुप के लिए, और उसके NH3 पॉजिटिव ग्रुप के लिए इट इज 9.7। तो बताइए इस पर्टिकुलर pH पे एलानिन कैसा दिखेगा। आसान क्वेश्चन, वेरी आसान क्वेश्चन, ठीक है। जब आपने चार्ज पढ़ा था कि अमीनो एसिड्स में जो आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है वो क्या होता है, पीएच चेंज करने पे किस पार्ट के ऊपर कैसा चार्ज बिल्डअप होता है, और ओवरऑल स्ट्रक्चर पे कब यूनिट चार्ज 1 पॉजिटिव आएगा, कब नेट चार्ज 0 आएगा, और कब नेट चार्ज आपका -1 आएगा। तो चार्जेस की कहानी है यहाँ पे सारी की सारी, और बिल्कुल बेसिक है। तो ट्राई करिए, आई थिंक 30 सेकंड 40 सेकंड के अंदर ये भी क्वेश्चन सॉल्व आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। नहीं होता तो चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए एलानिन का स्ट्रक्चर नॉर्मली क्या है, एलानिन में जो आपका आर ग्रुप होता है वो आपका CH3 होता है, ठीक है। तो नॉर्मली आपका जो बनेगा दैट इज NH2 CH3 एंड COH, ओके। ये आपका एलानिन है। ये अब ये ऐसा रहेगा क्या, नहीं सर ऐसा नहीं रहेगा, क्यों, एसिडिक ग्रुप भी है बेसिक ग्रुप भी है, तो आपस में रिएक्ट करके ये सॉल्ट बना लेंगे। तो ये सॉल्ट फॉर्म में ज्यादा एग्जिस्ट करता है। सॉल्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करने के पीछे रीजन क्या है, सॉल्ट एक तो उसको बाइपोलर बनाता है ना, यहां पर पोलैरिटी आ गई, और दूसरी तरफ जो आपका COH था वहां पे COO नेगेटिव बन गया, तो यहां पर भी आपकी पोलैरिटी आ गई। तो बेस ने एसिड से H पॉजिटिव उठा लिया, तो बेस का बन गया NH3 पॉजिटिव और एसिड पे बन गया CO नेगेटिव, तो बाइपोलर हो गया। नेट चार्ज आपका 0 है, क्योंकि 1 पॉजिटिव चार्ज भी आया तो 1 नेगेटिव भी आया। दिस इज योर ज्विटर आयन। तो इस ज्विटर आयन पे अगर आप पूछें सर नेट चार्ज क्या है, तो वो 0 है, न्यूट्रल है ये। पर तो सिर्फ बाइपोलर फॉर्म में क्यों रह रहा है, इससे इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि तो पोलर हो गया ना, बाइपोलर हो गया। दूसरी बात, बाइपोलर होगा तो उसकी जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होंगी वो स्ट्रांग होंगी, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, राइट। तो इसलिए इसकी अट्रैक्टिव फोर्सेज स्ट्रांग होती हैं, इट ऑल्सो मेक्स इट्स सॉल्युबिलिटी हायर। तो चलिए ये ज्विटर आयन है, अभी इसके ऊपर नेट चार्ज आपका 0 है, ठीक है। अब ये नेट चार्ज जब आपका 0 है कि न्यूट्रल रहेगा, वो कब रहता है, वो रहता है एक पीएच रेंज में, और वो पीएच वाली रेंज क्या होती है, मतलब उस एक पॉइंट को बोलते हैं हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, उसके आसपास की रेंज। तो बच्चे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैसे निकालेंगे, देखिए नॉर्मल जो आपके अमीनो एसिड्स होते हैं, कुछ एसिडिक होते हैं, कुछ बेसिक होते हैं, और बाकी आपके न्यूट्रल टाइप के होते हैं, ठीक है। एलानिन आपका न्यूट्रल टाइप का है, क्यों, क्योंकि एक बेसिक ग्रुप है और एक एसिडिक ग्रुप है। अगर बेसिक ग्रुप एक से ज्यादा हो तो वो बेसिक अमीनो एसिड हो जाएगा, अगर एसिडिक ग्रुप एक से ज्यादा हो तो वो एसिडिक हो जाता है। और अगर एक एसिडिक और एक बेसिक है, या एसिडिक और बेसिक ग्रुप बराबर मात्रा में है, बराबर नंबर्स में है, दैट मीन्स ये ओवरऑल एक न्यूट्रल अमीनो एसिड है, ठीक है। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट लगभग 6 pH के आसपास रहता है। तो कैसे निकालना है वो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, वो निकालना है इसका एसिडिक पार्ट का pH पकड़िए pK 2.3 प्लस बेसिक पार्ट का, मतलब कोई एसिड और बेसिक का डिवाइड बाय 2, इसका एवरेज ले लेंगे। तो इसका एवरेज अगर लेंगे आप तो आएगा 6, तो मतलब 6 की pH के आसपास ये रहता है न्यूट्रल। पर आपको pH कितना दिया गया 7.4, तो बच्चों के दिमाग में आएगा अच्छा सर 6 से ऊपर चला गया, बेसिक साइड में चला गया, बेसिक साइड में चला गया मतलब OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन हाई होगी, तो वो सर यहाँ से H निकाल देगा, पर यहाँ पर CO नेगेटिव रखेगा। तो मैक्सिमम बच्चों के दिमाग में इमीडिएटली ये आता है कि सर यहाँ पर CO नेगेटिव रहेगा, यहाँ पे NH2 बन जाएगा, तो सर 1 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ओवरऑल, और वो डायरेक्टली इस पे मार्क कर देंगे आंसर। बट आपको ध्यान ये रखना है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट 6 होने का मतलब ये नहीं है कि तुम 6.5 7 पे चले जाओगे तो सडनली चार्ज आ जाएगा, या 5 पे आ जाओगे तो सडनली चार्ज आ जाएगा, नहीं। अराउंड 6
की जो पीएच है, उसके आसपास की जो पीएच वैल्यू है, उसके ऊपर आपका ये न्यूट्रल ही रहेगा। हाँ, जब हाईली एसिडिक मीडियम हो जाता है, व्हेन पीएच इज लेस देन 2, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 2, तब जाके आप कहेंगे कि सर इतना स्ट्रांगली एसिडिक हो गया है कि इसको तो COH में कन्वर्ट कर लेगा और इसको NH3 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, तो हाईली एसिडिक मीडियम में यहां NH3 पॉजिटिव और यहां पर COOH, मतलब पूरे सिस्टम पे 1 पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और वो कब होगा? जब पीएच आपका 2 या 2 से कम है। और हाईली बेसिक मीडियम में व्हेन पीएच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 11, उस रेंज में बेसिक हो जाएगा काफी स्ट्रांगली। तो यहां पर COO नेगेटिव और इसका NH2, ये न्यूट्रल हो गया। वहां CO नेगेटिव का 1 नेगेटिव चार्ज, तब उसके ऊपर नेट चार्ज नेगेटिव आता है। ठीक है, तो 7 7.5 की पीएच में नहीं आएगा आपका नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, वो न्यूट्रल ही रहेगा। तो दैट मीन्स ये वाला आपका स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये चीज का ध्यान रखें कि ऐसा नहीं है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे एग्जैक्टली उसी पीएच पे आपका स्ट्रक्चर न्यूट्रल होता है, उसके आसपास दोनों तरफ चार्जेस आ जाते हैं। नहीं, इमीडिएटली चार्ज नहीं आता। जब पीएच आपका 2 या 2 से कम होगा तब आपका एसिडिक मीडियम स्ट्रांग हो जाएगा, तो उसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जब आपका 11 या 11 से बड़ी पीएच की वैल्यू आएगी तो उसके ऊपर 1 नेगेटिव एब्सोल्यूट चार्ज डेवलप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, ठीक है, आपको खुद सॉल्व करना है। आप 2 मिनट लीजिए, 3 मिनट लीजिए, 4 मिनट लीजिए, पर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना, दिमाग लगाना है क्या इसमें बनेगा। ठीक है, अब ये डायरेक्टली आप बोलोगे सर ऐसा पेपर में जाके बनाने को तो नहीं आएगा। आप पेपर में ऑप्शंस में ये पूछ सकते हैं कि फाइनली उसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं। ठीक है, ये कार्बन की कन्फिग्रेशन पूछ सकते हैं, उसका RS नॉमेनक्लेचर पूछ सकते हैं, उसमें नंबर ऑफ कायरल सेंटर क्या है वो पूछ सकते हैं, उसका मॉलिक्यूलर वेट पूछ सकते हैं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। बट द पॉइंट इज आपको बताना है यार बाय फाइनली बनता क्या है। अब उसके ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन हम बनाएंगे, इंटीजर टाइप क्वेश्चन बनाते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू में, वो अलग कहानी है। वो 10 प्रकार के क्वेश्चन इसके ऊपर बनाए जा सकते हैं, पर कोर सवाल वही है, बनेगा क्या। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, तो एक बात इसमें आपको पता हो कि यहां पर एक खास तरह का रिएक्शन हो रहा है, रफ डिग्रेडेशन। कार्बन चेन को कम करने का प्रोसीजर यहां पर फॉलो किया जा रहा है। देखिए, Br2H2 से जब आप ट्रीट करते हैं इसको, तो वो क्या करता है, ये जो आपका CHO है इसको ऑक्सीडाइज कर देगा COH में, राइट। यही होता है ना Br2 के साथ। तो Br2 के साथ CH2OH को नहीं छेड़ेगा, ये इसको आपको COH में कन्वर्ट करेगा। तो ये आपका है ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज को जब आपने ट्रीट किया ब्रोमीन वाटर के साथ, तब ये बन गया आपका ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, ग्लूकोन एसिड में क्या होगा, यहां पर आपका COH आ जाएगा। ग्लूकोनिक एसिड आपका ये है COH, और बाकी एज इट इज रहेंगे। अरे एक सेकेंड, अरे ग्लूकोज नहीं है यार, ये क्या है, ये मैनोज है ये। ठीक है, दिस इज मैनोज। तो कोई बात नहीं, एल्डो से एल्डोनिक एसिड बन जाता है। ठीक है, तो मैनिक एसिड बन जाएगा यहां पर आपका। आई होप दिस इज राइट। ठीक है, मैनोज से, क्योंकि एल्डोज से एल्डोनिक, तो पता नहीं मैनिक बनेगा या मैनोनिक बनेगा। ठीक है, वो देख लेना। नाम का एग्जैक्टली ये क्या होगा मुझे भी याद नहीं आ रहा अभी, पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसमें जो आपका स्ट्रक्चर होगा, चलो नाम को भी छोड़ देते हैं, नाम की श्योरिटी तो मेरे को भी नहीं यहाँ पे लग रही है। एक काम करते हैं, क्योंकि एल्डोज से एल्डोनिक बनता है, तो कोई बात नहीं, ऊपर के CHO को आप कन्वर्ट कर लीजिए कार्बोक्सिल में। उसके बाद नेक्स्ट 2 OH हमारे लेफ्ट साइड में हैं, और अगले 2 OH हमारे पास राइट साइड में हैं। ठीक है, और ये जो CH2OH है ये आपका ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ब्रोमीन वाटर इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। इसकी जगह अगर आप HNO3 लेते तो ये इसको भी ऑक्सीडाइज कर देता। अब ये जो COH है, अब इसको बच्चों याद रखना, इसको जब H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक आयंस ट्रीट करते हो, तो फेरिक आयंस इसमें एज ए कैटलिस्ट काम करता है, और इसकी प्रेजेंस में डी कार्बोक्सिलेशन हो जाती है। CO2 यहां का निकल जाएगा, तो कार्बन चेन इसकी कम हो जाएगी एक कार्बन से, एंड दिस इज कॉल्ड रफ डिग्रेडेशन।
अगर आपने ये रिएक्शन नहीं पढ़ा हो तो चलिए अब आपको पता लग गया। तो इसमें आपकी कार्बन चेन एक कार्बन से कम हो जाती है, तो फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये CO2 आपकी बाहर निकल जाएगी और यहाँ पर आपका बन जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा आपका CHO। तो इस आपके सेकंड कार्बन पे आपका बन गया यहाँ पे CHO, ठीक है। अब उसके नीचे ये आपका HOH और नीचे वाले दो राइट साइड में है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गया। अब आपके 1 2 3 4 5 5 ही कार्बन बचे। अब अगले स्टेप में फिर से Br2H2O, अगले स्टेप में फिर से आपका ये CHO का COH बनेगा, फिर उससे दोबारा से आपने डीकार्बोक्सिलेशन कर दी। तो चलो इसको फर्स्ट स्टेप में आप Br2H2O और सेकंड स्टेप में H2O2 Fe3 पॉजिटिव ये करवाते हैं। तो ये वाला भी CHO COH बन के निकल जाएगा, तो यहाँ पर आपका CHO आ जाएगा, यहाँ CHO आ गया और नीचे वाला ये OH राइट में, ये वाला OH भी राइट में और नीचे आपका CH2OH ये बन गया। एंड लास्ट में इसको फिर आपने ट्रीट किया HNO3 के साथ। तो HNO3 से ये जो CH2OH है और ऊपर जो CHO है, दे बोथ विल बी ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिल। चलिए ठीक है, तो ये वाला था ओवरऑल आपका, दिस इज द फाइनल आंसर, ये वाला आपका फाइनल आंसर है, ये कंपाउंड बनेगा। अब इसमें ये भी पूछ सकता है कि वो कि ये जो कार्बन है इनकी कन्फिग्रेशन क्या है, ये भी पूछ सकता है, इसका मॉलिक्यूलर वेट पूछ सकता है, ठीक है, या इसकी एसिडिटी के बारे में पूछ सकता है, राइट, कि इसमें कितने कार्बोक्सिल ग्रुप हैं इसके बारे में पूछ लेगा। ओके, कुछ भी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। डन, तो ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया, रफ डिग्रेडेशन नई चीज। नेक्स्ट वन, मोनोसैकेराइड्स हैव CHO। हाँ ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसमें हम सिर्फ थोड़ा सा इसको विजुअलाइज करेंगे, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन पूछा गया था इस पैसेज के ऊपर, उस क्वेश्चन में कुछ गलती थी, ठीक है। उसको जो हम सॉल्व करते हैं तो जो ऑप्शन दी गई थी वहाँ बीच में एक सिली मिस्टेक हो गई है, मतलब जो बुक में क्वेश्चन है उसमें सिली मिस्टेक एक हो गई है, जिसकी वजह से वो जो क्वेश्चन है वो रेलिवेंट नहीं बचे, वो आंसर नहीं आएगा। बट क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, तो इसको समझते हैं कि इसके ऊपर अगर क्वेश्चन का भी डिजाइन हो तो क्या होगा। ठीक है, देखिए पैसेज है यहाँ पे ये कि मोनोसैकेराइड्स के पास या तो CHO ग्रुप होता है, मतलब एल्डोस होते हैं या फिर कीटोस होते हैं, ठीक है, CHO होगा या फिर CO होगा और OH ग्रुप होते हैं। सो दे अंडरगो यूजुअल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दैट इज फाइन। फर्दर मोनोसैकेराइड्स फॉर्म ओसेजोन, ओसेजोन बनाते हैं ये व्हेन ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन। जब ये 3 मोल फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ इसको ट्रीट करते हैं तब ये बनाते हैं ओसेजोन। ओसेजोन क्या होता है वही बताऊंगा अभी आपको, ठीक है, 3 इक्विवेलेंट्स के साथ ट्रीट करके। इन द ओसेजोन फॉर्मेशन ओनली द फर्स्ट 2 कार्बन एटम्स आर इन्वॉल्व। ये आपके लिए इंफॉर्मेशन है इंपॉर्टेंट। ये जब ओसेजोन बनता है तो कब बनता है, जब उसको फिनाइल हाइड्रोजीन के साथ ट्रीट करते हैं, वो भी 3 इक्विवेलेंट्स, और इसमें सिर्फ पहले 2 कार्बन चेन के यही इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, मतलब नीचे के जो कार्बन है उनकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं आएगा। ओके, तो इसका मतलब वो कि मोनोसैकेराइड्स जिनकी नीचे के 3 कार्बन, ठीक है, सॉरी नीचे के 3 ही कार्बन होंगे क्योंकि लास्ट तो आपका CH2OH होता है ना। हेक्सोस की अगर हम बात करें तो छठा कार्बन तो CH2OH है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन का तो कोई कायरलिटी तो है नहीं वहां पे, मतलब पहले 2 के बाद अगले 3 हैं जिन पे कायरल सेंटर है, ठीक है। तो हेक्सोस में टॉप के 2 कार्बन रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे, नीचे के जो 3 हैं उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, अगर मेरे पास देखो सिंपल एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, जैसे ग्लूकोज हमारे पास आ गया ये, ठीक है, अब इसके नीचे क्या था हमें उससे मतलब नहीं है, ये पहला और दूसरा कार्बन, उसके नीचे की कहानी जो भी थी वो जैसी मर्जी रहे। देखो ये कार्बन 1 है, ये 2 है। अब इसके नीचे का अगर मैं फ्रक्टोस बनाऊं तो फ्रक्टोस का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, CH2OH C डबल बॉन्ड O, मतलब नीचे के जो 3 कार्बन हैं इनका ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर सेम है, राइट, सेम है ना, ठीक है। और तो अगर इनका सेम है और सिर्फ ग्लूकोज नहीं, आप इवन मैनोज ले लो, ठीक है, मैनोज का भी ये 3 का स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा,
सिर्फ ऊपर वाले 2 कार्बन आपके इन्वॉल्व है रिएक्शन में। तो जब ऊपर वाले 2 कार्बन रिएक्शन में चले गए, इसके भी चले गए और इवन मैनोज के भी चले गए, ठीक है, तो नीचे का स्ट्रक्चर सेम रहा। तो इसीलिए ये बोल रहे हैं monosaccharides having identical configuration of the rest of the carbon atoms except the first 2, कि ऊपर के 2 को छोड़ के नीचे के 3 की कन्फिग्रेशन अगर आपकी सेम है अलग अलग मॉलिक्यूल्स में, तो वो सेम ओसेजोन बनाते हैं। सेम इज द केस विद ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो ये वाला एग्जांपल आप देख सकते हो कि ये 2 कार्बन टॉप वाले ओसेजोन बनाने में इन्वॉल्व हो जाएंगे, पर नीचे का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो इससे जो ओसेजोन बनेगा उससे भी वही बनेगा। तो ओसेजोन बनता कैसे है? देखो, जब इसका रिएक्शन आप करवाएंगे 3PHNNH2 से, तो चलो नेक्स्ट वाले पे करते हैं। अब हमारे पास जैसे ये आ गया, हमारे पास ये HO था और यहाँ पे तो इसमें इतने सारे डंडे ड्रॉ करने होते हैं ना, इसमें इतना सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। और हाँ, पर ये तुम बार बार अगर लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें याद हो जाती हैं, इसको याद करना एक स्ट्रगल नहीं होता। तो इसको जब आपने ट्रीट किया 3 इक्विवेलेंट ऑफ फिनाइल हाइड्रोजीन, ठीक है, तो दैट इज NH2 NHPH, ठीक है। तब यहां पर क्या होगा, इस वाले कार्बन के ऊपर ये बन जाएगा आपका सिंपली CH डबल बॉन्ड N, ये NH2 का H2 उड़ जाएगा, N NHPH, और नीचे वाले कार्बन पे C डबल बॉन्ड N NHPH, और उसके नीचे की कहानी तो वैसे ही है, 2 कार्बन हो गए। अगला वाला कार्बन पे सिंपल वही, इस साइड H, इस साइड OH, नेक्स्ट वाले पे यहाँ पर OH, दिस इज ओसेजोन, ठीक है, ये ओसेजोन बना। तो अब ये टॉप वाले 2 कार्बन चाहे अल्डिहाइड के थे, मतलब ये ग्लूकोज के थे, चाहे फ्रक्टोज के थे, चाहे मैनोज के थे, ओसेजोन इनमें सेम ही बनेगा, ठीक है। ये वाली चीज क्लियर होगी। अब देखिए नेक्स्ट अभी बोल रहा है ये जो D है, ठीक है, यहां पर क्या है, इन्होंने जो ओसेजोन उसको बोला D, तो ABC आर 3 हेक्सोसिस एंड फॉर्म द सेम ओसेजोन D। तो ओसेजोन जो बना वो आपका D है, फाइन। कंपाउंड्स A to D बिहेव एज शोन बिलो। अब ये बोल रहा है ये जो D था ओसेजोन, इसको जो आपने HCl से ट्रीट किया, फिर जिंक एसिटिक एसिड से ट्रीट किया, उसके बाद ये बनाता है D फ्रक्टोस। ओके, ठीक है, फाइन। तो अब ये रिएक्शन सबसे पहले इसको समझते हैं, ठीक है। D को आपने HCl फॉलोड बाय जिंक एसिटिक एसिड से ट्रीट किया, तो ये D फ्रक्टोस बना रहा है। तो ये आपका ओसेजोन है, दिस इज योर D। अब इसको पहले अगर मैं HCl से ट्रीट करूंगा तो क्या होगा, अब मैं आपको यहीं पे सारी सारी कहानी दिखा दूंगा, आप पॉज करके आराम से इसको खुद ड्रॉ कर लेना एक बार। देखिए HCl के साथ आप करोगे तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, यहां पर वापस आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इन दिस केस यू विल गेट CHO, और यहां पर आपको मिल जाएगा यहां पर भी C डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहां पर आपको CHO मिल जाएगा, यहां पर आपको C डबल बॉन्ड O मिल जाएगा, फॉलोड बाय जिंक से आप ट्रीट करेंगे इसको। तो जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड जो है वो कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O कीटोन को नहीं रिड्यूस करेगा, वो करेगा सिर्फ इसको CHO को, और वो कर देगा उसको CH2OH में। तो यहां पर ऊपर CH2OH, यहां पर C डबल बॉन्ड O, तो दैट इज हाउ यू विल गेट फ्रक्टोस, ठीक है। तो पहले चीज क्लियर हुई, यहां पर इसका हाइड्रोलिसिस होगा, यहां पर CHO बनेगा और यहां पर सिंपली C डबल बॉन्ड O बनेगा, अगर अब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो HCl की प्रेजेंस में। तो नीचे की कहानी अगर मान लो उसको सेम रखें, ये CHO एंड C डबल बॉन्ड O, एंड नीचे का कितना था ये CHOH थ्राइस एंड CH2OH, ठीक है, ये बन जाएगा। अब जिंक प्लस एसिटिक एसिड में ये CHO आपका रिड्यूस होगा, ये वाला रिड्यूस नहीं होगा, क्योंकि वो एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो इस कीटोन को नहीं छेड़ेगा, प्रेफरेबली इसको CHO को वो रिड्यूस करेगा CH2OH में। तो आपका फ्रक्टोस आ गया, एक रिएक्शन आपका यहां से सॉल्व हो गया। अब एक को अगर आप निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेट करते हैं, मतलब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं, फॉलोड बाय HNO3 से रिएक्शन, फिर सोडियम अमलगम से, तो आपको B+C मिल रहे हैं। तो A बेसिकली क्या है, ये हेक्सोस हैं, या तो ये फ्रक्टोस होगा, ग्लूकोज होगा, मैनोज होगा, है ना, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, क्योंकि इन तीनों से सेम ओसेजोन बन रहा है। तो मतलब इन ये जो ABC है, इनमें बॉटम के जो 3 कार्बन पे कन्फिग्रेशन है वो सेम है, तो वो इसका मतलब ये हुआ कि ABC जो है ये डेफिनेटली
फ्रक्टोज, ग्लूकोज और मैनोज ही हो सकते हैं कि अगर एक अगर आपका फ्रक्टोज है तो दूसरा फिर आपका ग्लूकोज होना चाहिए, क्योंकि उनमें बॉटम के 3 कार्बन पे जो कन्फिग्रेशन है वो आपकी सेम है, और मैनोज पे भी है, तो मोस्ट लाइकली दे आर द 3 कॉम्बिनेशन ए बी सी। ठीक है, तो ये आपका अगर ए जो है आपका लेट्स से ग्लूकोज था, फ्रक्टोज था, या फिर जो भी था मैनोज था, उसको आपने निकल के साथ हाइड्रोजनेट किया, फिर उसने HNO3 से आपको फर्दर ऑक्सीडाइज किया, तो ऑक्सीडाइज में CH2OH को भी कार्बोक्सिल में कन्वर्ट कर लें, और फिर बाद में सोडियम अमलगम से उसको रिड्यूस करना है, फिर आपको V+C मिल जाएंगे। तो ये आप रिएक्शन खुद करवा के देख सकते हो। ठीक है, पर अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चन क्यों नहीं डिस्कस कर रहा हूँ जो पैसेज वाले क्वेश्चन थे, बिकॉज वहां पर इन्होंने गलती ये की थी कि HNO3 से जो रिएक्शन करवाया, ऊपर वाले की ऑक्सीडेशन कर दी, ये जो लास्ट वाला CH2OH था इसकी ऑक्सीडेशन नहीं की, इसकी भी होनी थी, और यहीं से क्वेश्चन आपका गलत हो गया, क्योंकि आपने इसको अगर CH2OH ही रखा, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर जनरेट कर रहे हो, तो वो आंसर गलत है, क्योंकि यहां पर आपका कार्बोक्सिल बन जाना था। दैट वाज अ बिग मिस्टेक इन दैट। ठीक है, और उसी के बेसिस पे कि बी को आपने HNO3 से ट्रीट किया, ऑप्टिकली एक्टिव ग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड नहीं, ग्लिसरिक एसिड में 3 कार्बन होते हैं यार, वो 3 कार्बन नहीं बनने वाले, 6 कार्बन से डायरेक्टली 3 कार्बन नहीं बनेंगे। ठीक है, तो वो ठीक है, आप ग्लाइकोरिक एसिड बोल सकते हो उसको, है ना, ग्लाइकोनिक के आगे वाला है सैकरिक एसिड बोल सकते हो उस तरह से। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक थी, इसलिए मैं इसको क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, बट अदरवाइज ओसेजोन फॉर्मेशन उसके आगे का नॉर्मल रिएक्शन पे प्रैक्टिस करने के लिए दैट्स अ गुड डिसेंट क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिस वन इज ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो 1 मिनट फॉर दिस न्यूमेरिकल टाइप आंसर। इस कंपाउंड को हम ब्रोमीन वाटर से ट्रीट कर रहे हैं, तो कंपाउंड ए हमें मिलता है, नंबर ऑफ कायरल सेंटर इन द कंपाउंड ए। पहली बात ये भी सोचनी है आपको कि क्या यहाँ रिएक्शन होगा, रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, और बनेगा तो फिर उसमें कितने नंबर ऑफ कायरल कार्बन आपके पास आ रहे हैं। थिंक अबाउट दिस। ठीक है, जल्दी से 1 मिनट के अंदर अंदर ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाने वाला है। ठीक है, उससे ज़्यादा समय इसको नहीं लगना चाहिए। राइट, देखो अब सबसे पहली बात कि सर ब्रोमीन वाटर के साथ ओपन चेन में तो हम CHO को COH में कन्वर्ट कर देते थे, इसमें क्या होगा सर, इसमें तो CHO ग्रुप है ही नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये अभी साइक्लिक फॉर्म में है, पर ये अपना ए साइक्लिक के साथ भी तो इक्विलिब्रियम में रहता है, तो इसका जो ए साइक्लिक वाला फॉर्म होगा ये है क्या, CH2OH ऊपर है, OH नीचे है, फिर ऊपर है, फिर नीचे है, फिर तो ये आपका ग्लूकोज है बेसिकली। ठीक है, इसको अगर आप ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करेंगे, तो ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करने में आपको मिलेगा ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोनिक एसिड जो है उसमें क्या है, टॉप पे आपका कार्बोक्सिल एसिड बन गया, नीचे आपका CH2OH ही रहा, तो नंबर ऑफ कायरल सेंटर कितने रहे, 1 2 3 एंड 4 ही रहेंगे। ठीक है, तो ग्लूकोनिक एसिड हैज 4 कायरल सेंटर्स, तो आंसर इज 4। तो ये आसान था कि साइक्लिक स्ट्रक्चर में आपने यहाँ पर रिएक्शन नहीं करवाना है, इसका जो एसाइक्लिक फॉर्म है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है, उसमें आप इसमें रिएक्शन करवाएंगे, इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे, एंड देन इट विल गिव यू ग्लूकोनिक एसिड दैट विल हैव 4 कायरल कार्बन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द इक्विलिब्रियम शोन इज ट्रू। चलो भाई फिर इसको सॉल्व करिए, आसान क्वेश्चन है। पहले तो ये देखना है कि ये वाला स्ट्रक्चर हमारा है क्या, इसका स्ट्रक्चर है ये, एंड CH2OH नेक्स्ट वाला नीचे है, फिर अगला वाला भी नीचे है। ठीक है, 1 2 2 3 4, ओके, सारे वाले नीचे ही हैं। कौन है ये पहला वाला मॉलिक्यूल, ये है कौन सा, अगर हम इसको ओपन चेन स्ट्रक्चर में ड्रॉ करने की ट्राई करें, यहाँ पे आपको OH नीचे है, ठीक है फाइन, दैट इज वो अल्फा फॉर्म आ जाएगी ये। ठीक है, ये अल्फा एनोमर है, इतना तो क्लियर है ये, क्योंकि CH2OH और OH आपका ऑपोजिट साइड में ट्रांस में है। और सेकेंड वाला कार्बन ये आपका, दिस इज डाउन, डाउन का मतलब राइट, थर्ड वाला भी डाउन वो भी राइट, फोर्थ वाला भी डाउन वो भी राइट, और क्योंकि डी है ये, क्योंकि CH2OH ऊपर है, तो ये मतलब डी शुगर है, तो फिफ्थ वाला भी राइट ही होगा। तो इसमें टॉप पे आपका यहाँ CHO आएगा, इसमें ये सारे के सारे ही राइट हैं। तो अगर ये सारे के सारे राइट हैं, तो ये भाई साहब कौन है ये, दिस इज ई एलोज।
ठीक है, जो चारों आपके राइट होते हैं दैट इज कॉल्ड एलोज। ठीक है, फिर आपका पहला वाला लेफ्ट आ गया आपका एल्ट्रोज, दूसरा वाला लेफ्ट आ गया आपका ग्लूकोज, दोनों आगे अंदर आ गए तो मैनोज, और ये आ गया तो आपका गैलेक्टोज। तो ये आपका डी अल्फा डी एलोज है। अब इसको अगर हम इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर बेसिकली क्या डिफरेंस आ रहा है, ओ एच की पोजीशन में हमने कोई चेंज नहीं किया, सिर्फ ये ओ एच नीचे था, ये हमने ऊपर कर दिया, तो ये आपका बीटा है। तो दिस इज योर बीटा डी एलोज, दिस इज योर अल्फा डी एलोज। तो ये बेसिकली अल्फा और बीटा फॉर्म, मतलब आपस में क्या है, ये एनोमर्स हैं सिंपली। तो द टू स्ट्रक्चर्स आर एनेंशियोमर्स, एनेंशियोमर्स नहीं होते भैया, एनेंशियोमर में तो आपको हर एक स्टीरियो सेंटर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन को इन्वर्ट करना पड़ेगा। हमने सिर्फ एक सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन को पलटा है, बाकी किसी भी स्टीरियो सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन को नहीं छेड़ा है। तो एनेंशियोमर्स तो ये बिल्कुल भी नहीं है। द टू स्ट्रक्चर्स आर एनेंशियोमर्स ऑफ ईच अदर, ये भी आउट। द टू स्ट्रक्चर्स आर डायस्टीरियोमर्स, हाँ डायस्टीरियोमर्स है। क्यों? क्योंकि बाकी सारी पोजीशन से में एक जगह पे हमने उसको पलटा है, तो दैट इज दे आर डायस्टीरियोमर्स। देयर इंटर कन्वर्जन इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। हाँ, एक एनोमर को दूसरे एनोमर में कन्वर्ट करें तो उसको म्यूटा रोटेशन कह सकते हैं। द टू स्ट्रक्चर्स आर डायस्टीरियोमर्स, देयर इंटर कन्वर्जन डज नॉट रिक्वायर ब्रेकिंग एंड मेकिंग बॉन्ड्स। नहीं भैया, अल्फा और बीटा दो अलग अलग हैं, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि डायस्टीरियोमर्स हैं, अगर आपस में हैं वो, तो ऑब्वियसली बात है एक डायस्टीरियोमर को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जस्ट बाय रोटेशन वो चेंज नहीं होते। ठीक है, तो दे आर बेसिकली ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, राइट। तो ये आपस में रोटेशन के थ्रू, ये कन्फर्मेशन नहीं है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है बेसिकली, डायस्टीरियोमर्स हैं। तो बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे आप, फिर जाके नया बॉन्ड बनेगा ऊपर की तरफ। रोटेशन से ये उस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता। एनोमर्स कैनॉट बी इंटर कन्वर्टेड बाय सिंपली रोटेशन अबाउट अ सिंगल बॉन्ड। ओके, क्लियरली। तो ये लास्ट वाला जो ऑप्शन था वो गलत है, जो उसको कंफर्मेशन बोल रहा है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेट ऑफ स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप्स अमंग द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड्स 1 2 4। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। ठीक है, क्या ये बंधु, पहला वाला ऑप्शन देखिए, 1 and 2 आर एनोमर्स। अरे अगर एनोमर होते तो ये जो हेमिएसिटल वाला है यहां पर चेंज आता, पर इसमें दोनों ने इस वाले को चेंज कर दिया, इसको नहीं किया, हेमिएसिटल वाले को नहीं किया, इसको कर दिया चेंज। तो 1 और 2 एनोमर्स तो नहीं हो सकते, आउट। 1 and 3 आर एपीमर्स। एपीमर क्या होते हैं? एपीमर का मतलब है कि दोनों स्ट्रक्चर में सिर्फ एक कायरल सेंटर पे कॉन्फ़िगरेशन पलटी गई है, सिर्फ एक पे, अब वो एक कोई भी हो सकता है। तो मतलब एनोमर्स भी एपीमर्स होते हैं, राइट। तो बेसिकली तो एपीमर्स और एनोमर्स, आप एनोमर्स को भी एपीमर्स बोल सकते हो क्योंकि एनोमर्स में भी एक ही कायरल सेंटर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन को पलटा जाता है। तो 1 and 3 आर एपीमर्स। अगर 1 और 3 को अगर हम देखें तो ये वाला सेम है, ये दो आपके सेम है, यहाँ पर सेम है, यहाँ पर पलट दिया है। ओके, तो पर 1 और 3 को रादर हम एनोमर्स कहें तो दैट इज बेटर, क्योंकि ये एपीमर तो हैं पर ज़्यादा प्रिसाइजली इनको एनोमर कहा जाएगा, क्योंकि 1 और 3 में जो कन्फिग्रेशन में चेंज आया है वो हेमिएसिटल वाले कार्बन पे है। तो हेमिएसिटल वाले कार्बन पे जब कन्फिग्रेशन चेंज होती है दैट इज कॉल्ड, दे आर कॉल्ड एनोमर्स। तो दे आर बेटर कॉल्ड एनोमर्स, ना कि एपीमर्स। तो इसलिए इसको एपीमर वाला नहीं उठाएंगे हम, कि 1 and 3 आर एपीमर्स, नहीं, बता दीजिए इसको। 1 and 2 आर एपीमर्स, 1 and 2 इस वाली पोजीशन पे चेंज हुआ है, बाकी सब तो सेम है। हाँ, 1 and 2 आर एपीमर बिल्कुल सही है, ठीक है। 3 and 4 आर एनोमर्स। 3 and 4 को अगर हम देखें, 3 and 4 आर एनोमर्स। एनोमर्स हैं क्या ये? नहीं, यहाँ पर हेमिएसिटल वाली पोजीशन पे चेंज नहीं हुआ, तो दैट इज रॉन्ग। देन अब ऑब्वियसली बचा 4 ही सही होगा। तो 1 and 3 आर एनोमर्स, तो 1 and 3 में यस बाकी सारी पोजीशन पे सेम है, सिर्फ हेमिएसिटल वाली पोजीशन पे ये चेंज हो रहा है, तो दैट इज ट्रू। और 1 and 2 आर एपीमर, इन दोनों में अगर आप देखोगे तो यस इस पोजीशन पे चेंज है, तो दे आर एपीमर, ठीक है। तो हेमिएसिटल वाली पोजीशन पे चेंज होगा तो एनोमर, और बाकी किसी भी एक सिंगल पोजीशन पे चेंज हो जाए तो दे आर क्या बोला मैंने अभी, हेमिएसिटल वाली पोजीशन पे चेंज हो तो एनोमर, बाकी किसी पोजीशन पे चेंज हो सिंगल कार्बन पे तो दे आर एपीमर्स, ठीक है। ये एनोमर एपीमर लग रहा है कि मैं सेम ही चीज बोल रहा हूं बार बार। नेक्स्ट वन, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन,
ठीक है, टेक 30 सेकेंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आसानी से सॉल्व हो जाने वाला क्वेश्चन है ये। अब ये वही कहानी जो आपको थोड़ी देर पहले मैंने सुनाई थी कि बच्चे इस स्ट्रक्चर में तरह तरह के, दो तरह के OH हैं। एक आपका हेमी एसिटल वाला OH है और बाकी आपके रेगुलर OH हैं। तो अगर आप अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हो एसिडिक मीडियम में, तो दैट मीन्स हेमी एसिटल को हम एसिटल में कन्वर्ट करेंगे, तो सिर्फ इसी OH पे रिएक्शन होगा, बिकॉज दिस इज मोर रिएक्टिव। ये बाकी के OH से ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने इसी पे रिएक्शन करवाया, OM में करवाया है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। सेकेंड में उन्होंने रेगुलर OH को OMe में कन्वर्ट कर दिया, दैट इज रॉन्ग। यहां पर इन्होंने भी रेगुलर को कर दिया, यहां पर भी रेगुलर को कर दिया। तो जब भी आपके पास एसिडल फॉर्मेशन करवानी है, मतलब एसिडिक मीडियम में अल्कोहल से रिएक्शन करवाना है, इसी को आपने OR करना है, हेमी एसिटल वाले OH को। क्या सर बाकी OH को OR में कन्वर्ट नहीं कर सकते? कर सकते हो। बेसिक मीडियम में अगर आप रिएक्शन को ले जाएं तो बेसिक मीडियम OH को O नेगेटिव में कन्वर्ट कर लेगा और फिर CH3I के साथ रिएक्शन करवा लो, SN2 अटैक हो जाएगा, तो सारे OH को आप OR में कन्वर्ट कर सकते हो। पर वो बेसिक मीडियम की कहानी है, यहाँ एसिडिक मीडियम की कहानी है। ठीक है, राइट। सेकेंड थिंग, सर ये जो OH बना, ये OR क्या सर नीचे की तरफ ही आएगा, इक्वेटोरियल पे ही आएगा सर, एक्सिल पे नहीं आ सकता? अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, ये जो इन्होंने बनाया, क्या ये इकलौता प्रोडक्ट बनेगा या इसका एक एक्सियल वाला भी बन सकता है? मतलब इसका दूसरा वाला एनोमर भी बन सकता है क्या? यस, बन सकता है। क्यों? क्योंकि एसिडिक मीडियम में क्या होता है, पहले ये OH का OH2 पॉजिटिव बन के वाटर बाहर निकलेगा, यहां बनेगा कार्बोकेटायन। अब उस कार्बोकेटायन पे जब ये MEOH मिथेनॉल अटैक करेगा, तो वो टॉप और बॉटम दोनों से अटैक कर सकता है। तो दैट मीन्स कि आपका ये जो O मिथाइल है, OCH3, दैट इज बॉटम पे भी आ सकता है, मतलब नीचे भी आ सकता है, ये इक्वेटोरियल डाउन, और एक्सियल अप पे भी आ सकता है। सर यहां पर एक्सियल वाला बॉन्ड वाला क्यों नहीं दिखाया प्रोडक्ट? मे बी बिकॉज बल्कि ग्रुप को इक्वेटोरियल पे रखना प्रेफर किया जाता है, और आपका OCH3 बल्कि ग्रुप था, उसको एक्सियल पे रखने से बेटर था इक्वेटोरियल पे रखें, तो इसीलिए इन्होंने शायद मेजर कंपोनेंट को ही, मेजर जो आपका मिक्सचर में कंपोनेंट था उसको ही यहां पर दिखाया है। और दैट डजंट मीन कि दूसरा नहीं बनेगा, दूसरा भी बनेगा, इसलिए इसको याद रखें। तो अगर वैसा क्वेश्चन कभी आए तो ऑलवेज रिमेंबर, जब इसके एसिटल बनेगा तो वो दोनों बनेंगे। ठीक है, अभी तो ये सिंगल है, अभी तो ये एक एनोमर ही है, पर इससे जब आप एसिटल बनाएंगे तो वो दोनों बनेंगे। ठीक है, क्योंकि वो कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक होगा, तो फ्रंट और बैक दोनों से हो सकता था, टॉप एंड बॉटम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द पेप्टाइड दैट मैचेस द एब्रीविएशन पी वेल एला, मतलब फिनाइल एलानीन, वेलिन, एलानीन। तो आपको यहां पर बस क्या याद करना था, इन अमीनो एसिड्स का R ग्रुप क्या है। देखिए एलानीन क्या होता है, जो आपका एलानीन है, एलानीन में जो R ग्रुप है दैट इज CH3। तो आपका जो फिनाइल एलानीन होगा उसमें आ जाएगा वो PHCH2 ऑब्वियसली, और वेलिन में क्या हो जाता है, वो आइसोप्रोपाइल। तो पहला आपका फिनाइल एलानीन है, पहले वाले में तो ये फिनाइल एलानीन तो यहां नहीं दिख रहा, यहां भी फिनाइल वाला ग्रुप बीच में लगा दिया उन्होंने, बीच में नहीं लगाना, ये पहला लगाना है, वो फर्स्ट, जैसे यहां पर पहला है, हाँ पहला, ठीक है। तो ये वाला जो ग्रुप है ये आपका फिनाइल एलानीन का है, दैट इज ट्रू। अगला वाला आपका वेलिन का होना चाहिए, इन्होंने क्या लगा दिया, CH3, इन्होंने लगा दिया एलानीन का, इन्होंने सही लगाया, दिस इज वेलिन आइसोप्रोपाइल, और ये है एलानीन। ठीक है, तो ये सही सीक्वेंस में लगे हैं। तो बस अमीनो एसिड्स के आपको R ग्रुप को याद करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर आप बता सकते हैं कि ये जो पेप्टाइड है वो कैसा होगा स्ट्रक्चर में। चलिए नेक्स्ट वन, सेरीन इज एन एसेंशियल अमीनो एसिड, द करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन ऑफ द सेरीन इज। 30 सेकेंड, वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, जल्दी से सॉल्व करिए इसको। देखो, अब जब भी आप करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन की बात करते हैं तो आप बोलोगे सर लगा तो सब कुछ वही है, COH, CH2OH, HNH2, लगा तो सब कुछ वही है। करेक्ट फिशर प्रोजेक्शन बनाने का तरीका क्या होता है, मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन ऑन द टॉप। ठीक है, मतलब कार्बन चेन हमेशा वर्टिकल में होनी चाहिए,
जिसमें मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन को टॉप पे रखेंगे और लीस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन को बॉटम पे रखेंगे। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे आपका NH2 लेफ्ट में है, राइट में है, उस पर डिपेंड करेगा वो L है या वो D है। ठीक है, तो सेरीन आपका L होता है तो NH2 आपका लेफ्ट में होगा। और ऑब्वियसली मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन मतलब ये COH, क्योंकि कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन है। और लीस्ट ऑक्सीडाइज ये वाला, तो देखिए कार्बन चेन आपकी वर्टिकल भी है, मोस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन आपका टॉप पे भी है और लीस्ट ऑक्सीडाइज आपका बॉटम में है और हॉरिजॉन्टल में NH2 आपका लेफ्ट में है, तो दैट इज L अमीनो एसिड। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर और करेक्ट Fischer projection for the serine. Next one, which of the following statement is are true? 2019 एडवांस का क्वेश्चन है ये। चलो अब इसको देख लेते हैं। तो एडवांस में कोई बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आया है बायोमोलिक्यूल से, अगर देखे जाए तो कोई ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स बिल्कुल ही खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया ऐसा नहीं पूछा। अगर आपने डिसेंट तरीके से पढ़ रखा है, फंडामेंटल आपके थोड़े से क्लियर है तो सही है। मतलब 1-2 क्वेश्चन अच्छे भी पूछे गए हैं जहाँ पर आपकी थिंकिंग को थोड़ा सा वो चैलेंज करता है कि आपने जो पढ़ा है वो कितना डिटेल में आपने पढ़ाई चीज़ों को। ठीक है, या वो ऊपर से पढ़ा है, थोड़ा सा डेप्थ में जाके भी पढ़ा है। अब देखिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे हो सकता है। द 2 6 मेंबर्ड साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म्स ऑफ D प्लस ग्लूकोज आर कॉल्ड एनोमर्स। तो D प्लस ग्लूकोज का एक अल्फा डी ग्लूकोज बनाते हो और एक आप बीटा डी ग्लूकोज बनाते हो और वो हमेशा आपस में इक्विलिब्रियम में रहती हैं। ठीक है, उनको एनोमर्स कहते हैं। तो दैट इज ट्रू, ये उन्हीं 2 की बात कर रहा है, सही है। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर गिव ग्लूटामिक एसिड, नहीं ग्लूकोनिक एसिड, क्योंकि एक जगह कार्बोक्सिल बनता है, नीचे आपका CH2OH ही रहता है, तो ये आपका गलत है। मोनोसैकेराइड्स कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड टू गिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। मोनोसैकेराइड उन्हीं को कहते हैं जो कि फर्दर और सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट नहीं किए जा सकते, दे आर द सिंपलेस्ट। ठीक है, उसको फर्दर और हाइड्रोलाइज करके और सिंपलर यूनिट्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, बात बिल्कुल सही है। हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज गिव्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी ग्लूकोज प्लस 52.4 एंड लीवर रोटेटरी फ्रक्टोज माइनस 92। ठीक है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो ACD तीनों ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था ये 2019 एडवांस का और मोस्टली ये NCERT की इंफॉर्मेशन पे ही बेस्ड था। नेक्स्ट, द फिशर प्रोजेक्शन ऑफ डी ग्लूकोज इज गिवन बिलो। चलिए ये तो अब हमें याद ही होगी अच्छे से। द करेक्ट स्ट्रक्चर और द स्ट्रक्चर्स ऑफ बीटा L ग्लूकोपायरानोस इज आर। चलिए आपके सामने 2018 एडवांस को क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करने में आई थिंक 1 मिनट से कम का समय ही लगना चाहिए। ठीक है, पर एक बड़ा अच्छा पार्ट इन्होंने यहाँ पे पूछा है, अब उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट पहले आप टाइम लेके इसको सॉल्व करिए अपने आप और फिर देखते हैं इसको क्या करना है। यहाँ पे देखिए बीटा L ग्लूकोपायरानोस में सबसे पहली बात, बीटा मतलब CH2OH और OH आपस में होंगे सिस में, पर ये L शुगर का CH2OH होता है नीचे सही है, ये ऊपर है, ऊपर वाला पहले कैंसिल कर दीजिए। यहां पर CH2OH नीचे है, यहां पर भी नीचे है, तो 4 में से एक ऑप्शन तो पहले आउट होगी। और एडवांस के क्वेश्चन में अगर 4 में से एक ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पा रहे हो तो मतलब अच्छी बात है ये। ठीक है, इट्स गुड इंडिकेशन। और दूसरा, ये जो CH2OH था और ये जो हेमी एसिटल कार्बन है, इस पे जो OH है ये सिस होने चाहिए थे, ये नीचे है ये ऊपर है भैया, ये तो आपस में ट्रांस निकले, ये ऑप्शन भी आपका आउट हो गया, यहीं से आपका आउट हो गया। ये नीचे है ये ऊपर है, ये भी ऑप्शन आउट हो गया, ये नीचे है ये नीचे है, सिस है। चलो डन राइट। ये देखो आपका सेकंड कार्बन OH राइट है, राइट वाला नीचे होता है। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन सेकंड वाला OH ऊपर लिया इन्होंने, नेक्स्ट वाले पे कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट वाले फिर ऊपर कर दिया, फिर उस नीचे। ओके ठीक है क्योंकि उन्होंने ये L फॉर्म में लिया था इसीलिए, दैट इज वाई। ठीक है, यहाँ पर जो इनका चेंज हुआ है दैट इज बिकॉज ऑफ द ये L फॉर्म में ये लेके चल रहे हैं। तो बाकी एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं, CH2OH ये आपका ट्रांस में है, ये तो आपका वैसे गलत हो गया, ये D वाला है फॉर्म, ये वाला आपका अगेन ट्रांस में है, ये वाला आपका सिस में है, तो दिस इज द राइट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो सिर्फ नाम को ही अगर आपने ढंग से चेक कर लिया तो उसी से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 एडवांस का, फॉर द इन्वर्ट शुगर द करेक्ट स्टेटमेंट इज आर। तो इन्वर्ट शुगर के लिए देखिए स्पेसिफिक रोटेशन दे रखी है हमें, सुक्रोस जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, माल्टोस भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, L माइनस ग्लूकोज की दी है,
एल प्लस ग्लूकोज की नहीं दी है, एल माइनस ग्लूकोज दिया और एल प्लस फ्रक्टोज दिया हुआ है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट, इन्वर्ट शुगर इज प्रिपेयर्ड बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोस। देखो माल्टोस को जब आप हाइड्रोलाइज करते हैं तो आपको क्या मिलता है? सिर्फ डी ग्लूकोज, डी प्लस ग्लूकोज, नॉट डी ग्लू, डी प्लस। ठीक है, तो माल्टोस के हाइड्रोलिसिस से मुझे मिल रहा है डी प्लस ग्लूकोज। मुझे माल्टोस खुद आपका क्या है? माल्टोस आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। तो इन्वर्ट शुगर तो तब हुआ ना जब आपकी जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो आपकी चेंज हो रही है, इन्वर्जन हो रहा है वहां पे। इन्वर्जन तो यहाँ पे हो ही नहीं रहा, आपको डेक्स्ट्रो से डेक्स्ट्रो में ही रह रहे हैं हम। तो पहला पॉइंट तो आपका गलत हो गया। सेकंड, इन्वर्ट शुगर इज एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी प्लस ग्लूकोज एंड डी माइनस फ्रक्टोज। यस, सुक्रोज को जब आप हाइड्रोलाइज करते हो तो 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल आपको फ्रक्टोज मिलता है। दैट्स अ इक्विमोलर मिक्सचर, दैट इज ट्रू। स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इन्वर्ट शुगर इज -20। ओके, ये कैसे निकलेगा सर? देखो, जब आपका इन्वर्ट शुगर आपकी बनी, मतलब ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, तो ग्लूकोज की रोटेशन कितनी थी? अब देखो इन्होंने यहां पर दिया है एल माइनस ग्लूकोज। एल माइनस ग्लूकोज अगर -52 है तो एल प्लस ग्लूकोज की कितनी, मतलब डी प्लस ग्लूकोज की कितनी हो जाएगी? +52। और फ्रक्टोज इन्होंने पॉजिटिव वाला दिया है, हमारा फ्रक्टोज क्या आता है? नेगेटिव वाला आता है, माइनस फ्रक्टोज आता है डी माइनस, तो वो आपका हो जाएगा -92। तो बच्चे डिफरेंस कितना है? +52 और -92 में कितना डिफरेंस है? 40 का। पर 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल फ्रक्टोज, 2 मोल के लिए आया 40, तो पर मोल मिक्सचर के लिए कितना आ जाएगा? वो हाफ कर दीजिए 20। तो उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिक रोटेशन पर मोल अगर हम डिफाइन करते हैं तो ऑब्वियसली पर मोल ही डिफाइन करना पड़ेगा, देन इट इज -20। ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, इन्वर्ट शुगर फॉर्म्स सैकरिक एसिड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। नहीं, ब्रोमीन वाटर से अगर हम ट्रीट करें तो इन्वर्ट शुगर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का ग्लूकोनिक बनता है, सैकरिक नहीं बनता। सैकरिक बनता अगर हम HNO3 से ट्रीट करते हैं तो आपका सैकरिक बनता, अब नहीं बनेगा, है ना, अब यहाँ पर ग्लूकोनिक बनेगा। तो अगेन बहुत टफ क्वेश्चन तो नहीं था, मतलब वही इंफॉर्मेशन थी जो हमारी NCERT में दी होती है। इसलिए अच्छी बात यह है कि एडवांस ने भी NCERT के बियॉन्ड जाके, जैसे क्लियानी फिशर सिंथेसिस था उसके ऊपर, या रफ डिग्रेडेशन, ऐसी उटपटांग सी चीजें ज्यादा नहीं पूछी हैं। नेक्स्ट, द करेक्ट स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स अबाउट द फॉलोइंग शुगर्स X एंड Y इज आर। 2009 का एडवांस का क्वेश्चन है ये, चलिए सॉल्व करें इसको भी। तो टेक 1 मिनट फॉर दिस क्वेश्चन, 1 मिनट में आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम 1 मिनट। चलिए देखें, सबसे पहले देखते हैं, अब जब भी आप रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात करते हैं, रिड्यूसिंग शुगर कौन होती हैं? जिनके पास हेमी एसिटल ग्रुप होता है वो रिड्यूसिंग होती है। अगर आप X को देखें, ये आपका पोजीशन है OR और यहाँ पर भी OR, ओके, और इस वाले ग्रुप में ये आपका है OR और OR, मतलब इस पे कोई हेमी एसिटल है ही नहीं। तो दिस कंटेन्स ओनली एसिटल ग्रुप, नो हेमी एसिटल, तो इसीलिए दिस इज नॉन रिड्यूसिंग। पहला पार्ट तो यहीं से हमारा क्लियर हो गया कि X आपका नॉन रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और Y की अगर हम बात करें, जैसे ये वाला कार्बन है 6 मेंबर वाला, ये OR और OR, तो यहां पर तो एसिटल है, और यहां पे इस कार्बन पे OR और OH, दिस इज योर हेमी एसिटल। तो एक जगह पे हेमी एसिटल लिंकेज हमारे को मिल रही है, तो इसीलिए ये आपका रिड्यूसिंग शुगर होगा। तो Y इज रिड्यूसिंग शुगर, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, देन द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इन X एंड Y आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अल्फा में क्या है, क्योंकि ये OH, मतलब ये CH2OH ऊपर था और ये वाला बॉन्ड नीचे की तरफ था, डाउनवर्ड, तो ये ऊपर है नीचे है, तो ऑब्वियसली ऑपोजिट में, तो ये आपका जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो अल्फा है, राइट। यहां पर क्या है, CH2OH भी ऊपर है और ये बॉन्ड ऊपर की तरफ है, ये जो OH था पहले ये ऊपर की तरफ था, दोनों सेम साइड पे, तो दैट इज बीटा। तो यहां पर जो आपकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो बीटा है, वहां पर वो अल्फा है, तो दैट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, ये भी कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं था। नेक्स्ट वन, द स्ट्रक्चर ऑफ अ पेप्टाइड इज गिवन बिलो इफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए पॉज करके आराम से, ठीक है, फिर देखिए, इफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द नेट चार्ज ऑफ द पेप्टाइड एट pH 2, 6 एंड 11, मतलब 3 अलग अलग pH की वैल्यूज पे इस पेप्टाइड पे नेट चार्ज कितना आएगा, उसको मॉड में लिया गया, Z1, Z2 और Z3, तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही लेनी है आपने, तो उन तीनों को ऐड करके कितना आएगा। चलिए मजा आएगा इसमें।
देखो पहले स्ट्रक्चर को अगर आप देखें, इसमें बेसिक ग्रुप कितने हैं? एक NH2, दूसरा NH2, दो बेसिक हैं, एक कार्बोक्सिल, दूसरा कार्बोक्सिल, दो आपके एसिडिक हैं। तो ओवरऑल ये एक न्यूट्रल अमीनो एसिड की तरह काउंट किया जाएगा, मतलब अमीनो एसिड तो नहीं, पेप्टाइड है, मतलब ये न्यूट्रल सा रहेगा, क्योंकि दो इसमें बेसिक ग्रुप हैं, दो इसके पास एसिडिक ग्रुप हैं। तो जब हमारा पीएच बच्चे 2 होगा, एक्सट्रीमली एसिडिक सॉल्यूशन, देन बेस का क्या बन जाएगा? तो जब आपका पीएच 2 होगा तो उस पे NH2 विल बी कन्वर्टेड इनटू NH3 पॉजिटिव। COH को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, COH ऐसा ही रहेगा। ये मत कर देना सर यहां पर भी नाइट्रोजन है, सर इसको भी पॉजिटिव लिखा दें क्या? ये अमाइड वाला नाइट्रोजन है ना, इसका लोन पेयर बेसिक नहीं होता, इसका लोन पेयर बेसिक है, क्योंकि इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व नहीं है, तो इसी को काउंट करना है। ये मत कर देना कि सर ये बीच वाला नाइट्रोजन थे, इनको भी काउंट करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा मत कर देना, ठीक है। तो इसके ऊपर NH3 पॉजिटिव बनेगा, इसके पास NH3 पॉजिटिव बनेगा, दो ही जगह हैं बस, यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है ना, इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं हो सकता। ओके, तो Z1 की वैल्यू आ गई 2, पॉजिटिव ही आएंगे ऑब्वियस बात है, मॉड है ये। और जब पीएच आपका 6 हो गया, ठीक है, अब देखो बच्चे एट pH इज इक्वल टू 6, क्योंकि मैंने आपको कहा इसके पास दो बेसिक ग्रुप हैं और दो एसिडिक ग्रुप हैं, तो ओवरऑल जो इसका कैरेक्टर है वो न्यूट्रल अमीनो एसिड वाला है। और जो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हैं उनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट लगभग 6 के आसपास रहता है, तो 6 पे वो ओवरऑल न्यूट्रल रहेंगे, नेट पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बराबर होंगे, तो इसलिए ओवरऑल चार्ज आपका 0 हो जाएगा। इसलिए pH 6 पे इट विल बिहेव लाइक ए न्यूट्रल, ठीक है, मतलब ये CO नेगेटिव होगा, CO नेगेटिव होगा, NH3 पॉजिटिव, NH3 पॉजिटिव, तो Z2 की वैल्यू हो जाएगी 0। एंड जब आपका pH हो जाएगा 11, एक्सट्रीमली बेसिक, तो COH जो है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू COO नेगेटिव, ठीक है, यस, हाँ जी। NH3 बनेगा, NH3 पॉजिटिव नहीं, वो NH2 ही रहेगा, ये NH2 रहेगा, यहां पर आपका CO नेगेटिव बन जाएगा, यहां पर आपका CO नेगेटिव बन जाएगा, राइट। और चीज फिनोल, क्योंकि इतने बेसिक मीडियम में pH इज इक्वल टू 11 इज एज गुड एज अ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, राइट। तो pH 11 पे आपका ये जो फिनोल है इसका भी तो फिनॉक्साइड बनेगा ना, इसके पास भी तो एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहां पर भी O नेगेटिव बनेगा, तो 3 जगह नेगेटिव चार्ज आएगा, तो Z3 का मॉड मतलब 3, तो Z1 Z2 Z3 को ऐड करें तो 3 + 0 + 2 दैट इज 5। तो अच्छा क्वेश्चन था, यहां पर अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो भाई वहीं पे आपकी लंका लग जाएगी, नैया आपकी डूब जाएगी, इसीलिए ध्यान दें, एडवांस के क्वेश्चन में छोटी छोटी डिटेल से नंबर कटते हैं। नेक्स्ट वन, द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड। चलिए ये वाला क्वेश्चन आपको फिर देता हूं मैं, होमवर्क में लास्ट क्वेश्चन है। यहां पर आपको बस ये करना है कि सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स को हाइड्रोलिसिस करके तोड़ के देखना है कि भैया कितने बने, और जो बने उनमें एसेंशियल कितने थे, ये याद करने वाला पार्ट है। जैसे ये वाला अमीनो बॉन्ड है, यहां से टूटेगा, ये वाला यहां से टूटेगा, इसका COH CH2 NH2, बिल्कुल सिंपल, ठीक है, सिंपल लिस्ट वाला आपका ये बन गया ये। देन ये वाला बॉन्ड है आपका, यहाँ से टूटेगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपने तोड़ तोड़ के इनको आराम से देखना है, इस तरह के स्ट्रक्चर यहाँ पर आपके बनाए जा सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा आपको उसको सॉल्व करके, तो सॉल्व करिए एंड इसका आंसर आएगा 1, बट स्टिल आई वांट यू सॉल्व दिस क्वेश्चन आराम से सोच के, और फिर देखो कि आपने सॉल्व करने के बाद जो आंसर आपका निकला वो सही आया, या कहाँ पर आपने गलती की, कहाँ पर आप भूले, उन चीज़ों को याद करो, क्योंकि इसमें अगर इस तरह का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है, दैट मीन्स इस चैप्टर में ये चीज़ें याद करना इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर दोबारा क्वेश्चन डेफिनेटली डिजाइन आपको मिलेगा इन फ्यूचर, ठीक है। तो इसके साथ ही समाप्त करते हैं, ठीक है। आई होप कि इतने सारे क्वेश्चन से आपका एक अच्छा सा रिवीजन एडवांस के लिए हो गया होगा, और अगर हो गया है, आपको अच्छा लगा लेक्चर, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और पढ़िए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है, मेंस में भी हेल्प करेगा, एडवांस में भी हेल्प करेगा, ठीक है, तो उसको छोड़ना नहीं है, ठीक है, छोड़ के आना है। चलिए, ऑल द बेस्ट, हैव अ वंडरफुल डे, बाय।